चलिए लेट अस स्टार्ट। ओवरहेड्स। ओवरहेड्स है क्या? पहले तो मैं तुम लोग को इसका मीनिंग एक बार अच्छा से बता दूं कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो हम लोग आज ओवरहेड्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरहेड्स ये है क्या? देखो, ओवरहेड्स जो है ये हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहते हैं। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री फॉर इनडायरेक्ट इन नेचर आर कॉल्ड ओवरहेड्स। अगर मैं तुम लोग को कंप्यूटेशन ऑफ, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर किसी को कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट करना है, अगर किसी को फाइंड आउट करना है कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं मटेरियल कॉस्ट। मैं शॉर्ट एंड सिंपल में बता रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं लेबर कॉस्ट। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं ओवरहेड्स। अगर देखा जाए, मटेरियल कॉस्ट का मतलब हो गया हमारा रॉ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स का मतलब हो गया हमारा रॉ मटेरियल्स। लेबर कॉस्ट में हमारा डायरेक्ट लेबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ओवरहेड्स जो है, ओवरहेड्स का यहाँ पे वापस से तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी हो जाता है। पहला हमारा तीन अलग अलग सेक्शन है। पहला जो है हमारा, वो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री में कहते हैं। फैक्ट्री के अंदर में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, लेबर्स, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑयल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, rent of factory building. So all these expenditures which are incurred inside the factory are considered as overheads of factory. ठीक है, अभी अभी ये फैक्ट्री के बाद हमारा और एक ओवरहेड्स का कैटेगरी आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिस, एंड लास्ट आता है हमारा सेल्स। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स हमारा इनकर किया जाता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को जब हम लोग एक साथ प्लस करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। ये टोटल कॉस्ट के साथ हम लोग ऐड करते हैं हमें जितना भी प्रॉफिट अर्न करना है उसे, और हमें सेल्स मिल जाता है। So this is how a product price is established in any organization who are involved in manufacture or production of any product. ठीक है, सो हम लोग ये ओवरहेड्स जो है इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ, एक एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ, उससे तुम लोग को और बेटर समझ में आएगा। हेलो आफरीन, हम लोग शुरू कर दिए हैं। मैं वापस से बताता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं अब तक। मैंने कहा हम लोग ओवरहेड्स कर रहे हैं। मैं एक बार वापस से डिस्कस करता हूँ तुम्हारे लिए कि ये जो ओवरहेड्स जो चैप्टर है, ये ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो ओवरहेड्स में ये जो कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट है, या फिर जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता है कि एक सामान का जब वो मैन्युफैक्चर करता है तो उसका कीमत कितना होता है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है, और मार्केट में वो कितने में उसे सेल कर सकता है। सो देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है हमारा मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल में कितना पैसा लग गया हमारा। दूसरा है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब कितने पैसे हम लोगों ने पेमेंट किए हमारे लेबर्स को। तीसरा हो गया हमारा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब हो जाता है ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट इन नेचर। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द अदर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं एक बार यहाँ पे मैं ये सारे टॉपिक्स एक बार पहले भी बताया था, लेकिन मैं एक बार वापस से बताता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग रॉ मटेरियल को
एंड डायरेक्ट लेबर को यूजुअली कंसिडर करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा और डायरेक्ट लेबर का खर्चा को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोडक्ट में हम लोग अगर कोई लेबर वो प्रोडक्ट को बनाया है, और फॉर एग्जांपल मैं एक चेयर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि एग्जांपल है कि एक बंदा एक चेयर बना रहा है, चेयर मेकिंग, ठीक है, चेयर मेकिंग, इसमें वुड स्लैश प्लाई, ठीक है, ये हमको लग गया सपोज 500 रुपीज़ का, ठीक है, और एक लेबर है मिस्टर एक्स, जो ये लेबर है जो ये चेयर को पीट पीट के, ये वुड को शेप कर करके, प्लाई को शेप करके उसने ये चेयर बनाया, जिसको मैंने पेमेंट किया और 1000 रुपीज़, तो टोटल हो गया 1500 रुपया। दिस 1500 रुपीज़ कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ठीक है। सो इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट लेबर और इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अभी देखो, मिस्टर एक्स के अलावा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो और लेबर्स हैं जो लोग फैक्ट्री में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और ये लोग हेल्प करते हैं किसको, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं, जैसे मटेरियल लेके आना, मटेरियल को पहुंचा देना, उसको पॉलिश करना, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड काम होता है, जो मेन लेबर है मिस्टर एक्स जो है, उन्हें जो जो काम का ज़रूरत पड़ता है, ये मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वो काम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है, इनको मैं कहूँगा इनडायरेक्ट लेबर। तो ये दोनों जो हैं, ये लोग मेरे इनडायरेक्ट लेबर्स हैं, इनडायरेक्ट लेबर्स हैं, ठीक है। सो ये इनडायरेक्ट लेबर्स जो हैं, ये लोग हमें, मतलब जो मेन लेबर्स हैं, उन लोग को हेल्प करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस को भी आगे बढ़ाते हैं। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल्स है, लेबर कॉस्ट जो कि डायरेक्ट लेबर का बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके साथ ओवरहेड्स को हम लोग जोड़ते हैं। ओवरहेड्स हमारा 3 अलग अलग कैटेगरी में आता है। पहला है हमारा फैक्ट्री, दूसरा है हमारा ऑफिस, ठीक है, तीसरा है हमारा सेल्स, ठीक है। सो ये फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स, ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे तरह के एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वहाँ पे जो भी स्टाफ्स काम करते हैं उनका सैलरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, अगर वहाँ पे स्टाफ लोग टिफ़िन भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी खाते हैं, बिस्किट भी खाते हैं, ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड अंडर ओवरहेड कॉस्ट। ये तीनों डिपार्टमेंट के कॉस्ट को, ओवरहेड को कैलकुलेट करने के बाद इसको मटेरियल और लेबर के साथ जोड़ो, जोड़ने पे हमें मिलता है टोटल कॉस्ट, जोड़ने पे हमें मिलता है ये टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट के साथ जो फैक्ट्री है या जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, वो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमें सेल्स का फिगर मिल जाता है। तो ये सेल्स का जो फिगर है, ये हमें बताता है कि ये जो फैक्ट्री है ये कितना इस सामान को कितने में सेल करना चाहती है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं एक शेविंग कंपनी चलाता हूँ, ठीक है, मैं एक शेविंग कंपनी चलाता हूँ। शेविंग कंपनी का मतलब है, सपोज ये जो जिलेट है, ठीक है, जिलेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम लोग को, सब लोग को पता है कि जिलेट क्या क्या बनाती है, ठीक है। तो जिलेट जो है, सपोज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टूथब्रश का, ठीक है, टूथब्रश हम लोग डेली
हर लोग हम लोग 2 बार यूज़ करते हैं टूथब्रश को, ठीक है। सो टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कि जब एक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रश बनाती है तो क्या क्या डिपार्टमेंट से होके उसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुम लोग के लिए, ब्रिसल्स, ठीक है। जो टूथब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं उसको बनाने का एक डिपार्टमेंट होता होगा। दूसरा है वो ब्रिसल्स को हैंडल के साथ जोड़ना, हैंडल बनाना, मतलब ये ब्रिसल्स मैन्युफैक्चरिंग अलग है, हैंडल मैन्युफैक्चरिंग अलग है, और असेंबली, इन दोनों को जिस तरह से जोड़ने का ज़रूरत है उस तरह से ऐड करना है दोनों को। और इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट, जैसे पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट क्या काम करता है? पेरोल डिपार्टमेंट हो गया वो डिपार्टमेंट जो लोग काम करते हैं ये ब्रिसल वाले डिपार्टमेंट में, हैंडल वाले डिपार्टमेंट में, असेंबली वाले डिपार्टमेंट में, उन लोगों को सैलरी पेमेंट करना, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या हो गया? हम लोग जो भी मशीन यूटिलाइज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ब्रिसल्स, हैंडल एंड असेंबली, वो मशीन्स का भी रिपेयर का दरकार पड़ता है। सो वेन एवर रिक्वायरमेंट ऑफ repairs and maintenance of those machineries are required, then we have a dedicated staff, people who are only doing one job of repair and maintenance. Whenever there is a defect which is observed in any of the machines which are working, these people, these staffs will come ahead and will solve the problem. They will try their level best to do not disturb the production process and continue the production process. And this is possible only when people who are present inside the factory are dedicatedly working 24 hours on maintenance of these machines. अगर ये मशीन्स सही से काम नहीं करेगा तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक जाएगा। तो मैन्युफैक्चर ये जो हर फैक्ट्री है उसमें, हर फैक्ट्री में कुछ लोग डेडिकेटेडली काम करते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ मशीन्स, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये मशीन्स हमेशा काम करते रहते हैं क्योंकि इनका मार्केट में बहुत डिमांड होता है ये सारे प्रोडक्ट्स का। तो ये प्रोडक्ट्स जब भी मार्केट में बनाया जाता है इसे, तो फिर बनाने के लिए मार्केट में जब भी इसका डिमांड होता है तो वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोडक्ट को मैनी मशीन्स में जो बनाया जाता है वो मशीन्स हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। और वो हमेशा काम करते रहें उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उन्हें मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव आवर फेवरेट डिपार्टमेंट विच इज कैंटीन, ठीक है। कैंटीन इज अ डिपार्टमेंट जो डेडिकेटेडली काम करता है फॉर प्रोवाइडिंग फूड to people who are working inside the factory. So we have these many departments, है ना। हम लोगों के पास ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग को मिल गए। अच्छा, ये हम लोग को ये सारे डिपार्टमेंट्स मिल गए, ठीक है। तो मैं एक एक करके अगर सेग्रीगेशन करूँ, ये है मेरा ये है मेरा डिपार्टमेंट नंबर 1, ठीक है। देन ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर
एक सेकेंड। अच्छा, मैं वापस से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो हम लोगों का ये जिलेट इंडस्ट्रीज़ का था, ये मेरा ब्रिसल्स हो गया, ये मेरा अरे यार एक सेकेंड। अच्छा, इसी को रहने देते हैं हम लोग। अच्छा, ये मेरा हो गया, एक एक करके मैं सारा बना दूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट 1, ये डिपार्टमेंट 2, ये डिपार्टमेंट 3, ये डिपार्टमेंट 4, ये डिपार्टमेंट 5 एंड ये डिपार्टमेंट 6। सो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूँ, हमारा जो डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3 है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये वाला डिपार्टमेंट, इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये खाली और खाली सामान को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और ये जो बाकी जो 3 है, मतलब ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। दीज 3 डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड दीज डिपार्टमेंट 4, 5 एंड 6, ये हमारा हो गया सर्विस या फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट। इसको हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट कहेंगे या फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट कहेंगे। देखो ये इनडायरेक्टली ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है ना। इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट पेरोल डिपार्टमेंट, विदाउट सैलरी, पीपल विल नॉट वर्क. Without repairs and maintenance, the machines will not be able to work. Without canteen, it is uncomfortable for the people who are working inside the factory to work. So all these departments are very 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 important. ठीक है। सो ये हमारा, मैंने ये एक एग्जांपल दिया तुम लोग को कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है। So all the expenses incurred in the above departments are allocated in a statement फॉर्मेट। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमको बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट को, और उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस ऑफ service department are absorbed by production departments in secondary
डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे दो तरह का बनाना पड़ता है स्टेटमेंट। एक है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, एक है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और एक है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये और ये, तो दो स्टेटमेंट हम लोग को बनाना पड़ता है। चलो, तो ये दो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अभी मैं तुम लोग को जो एग्जाम्पल दिया हूँ, जो सम्स दिया हूँ, उसमें हम लोग चलते हैं। सो इस तरह का देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आई होप तुम लोग को दिख रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, वैल्यू ऑफ मशीन, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2। ठीक है, ये P1, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन एंड S स्टैंड्स फॉर सर्विस। सो इस तरह से 4 कॉलम्स हमारे दिए हुए हैं। अदर इंफॉर्मेशन, the expenses incurred in the various departments were as under: factory rent 40,000, insurance of machine 1 lakh, depreciation 2 lakh, canteen expenses 20,000. ठीक है, the expenses of service department are to be apportioned to the production department as follows. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड 2 का दिया हुआ है। सर्विस डिपार्टमेंट का 60, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा हम लोग ऊपर से निकालेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा तुम लोग को किस तरह से करना है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड 2 इन द रेशियो 60% एंड 40%, एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा P1 एंड P2 विल एब्जॉर्ब इन द रेशियो 70% एंड 30%। सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन। सो एक बार मैं दिखाता हूं तुम लोग को कि किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तुम लोग अपने पास ये क्वेश्चन निकाल के रखना, ठीक है, और मैं यहाँ पे तुम लोग को बताते भी जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा काम है, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना। तो इसमें कुछ कॉलम्स बनेंगे हमारे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन बेसिस, देन टोटल। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एंड देन हमारा यहाँ पे आएगा सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा P1 है, P2 है, सर्विस डिपार्टमेंट भी हमारा S1 है एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। तो ये सारे हमारे बन गए यहाँ पे। चल, अभी हम लोग को करना क्या है, मैं तुम लोग को शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये सारे एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर गिवन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। याद रखना है एक चीज़ कि ये जो ओवरहेड्स है ये खुद एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन
लेकिन ये दोनों जो डिपार्टमेंट है हमारा, ये और ये दोनों जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट ही मेरा पूरी तरह से इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब ये तो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, ये लोग तो सामान प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये तो सामान नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आ, हम लोग इसे सर्विस डिपार्ट मतलब इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। व्हाट द सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, वी विल बी प्रिपेयरिंग दीज मेनी कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में P1 एंड P2, सर्विस डिपार्टमेंट में S1 एंड S2। तो ये सारे हम लोग कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में वापस जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग वापस जाके देखेंगे कि हमारा क्या क्या खर्चा यहाँ पे है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एंड देन डायरेक्ट वेजेस। याद रखना है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, है ना। हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ओवरहेड जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंस जो है यहाँ पे कहीं पर भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले तुम लोग के लिए यहाँ पे शुरू करूँगा, फिर भी मैं अमाउंट लिख रहा हूँ सो दैट तुम लोग को थोड़ा और अच्छा से समझ में आए। मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम लोग को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा क्या एक्सपेंस है, हमारा पहला एक्सपेंस यहाँ पे है डायरेक्ट मटेरियल्स। अभी देखो, डायरेक्ट मटेरियल्स जो है, मैंने कहा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ये भी मेरा डायरेक्ट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे डैश डैश हम लोग कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल्स या फिर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो है ये पूरा डिपार्टमेंट ही हमारे लिए इनडायरेक्ट इन नेचर है। इनडायरेक्ट मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का काम है सर्विस देना, सपोर्ट देना। तो ये लोग किसी भी तरह से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके डिपार्टमेंट में जो भी मटेरियल या लेबर का खर्चा होता है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। सो हमारे लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 40,000 फॉर S1 एंड 60,000 फॉर S2। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे 40,000 एंड 60,000 हम लोग इनके कॉलम्स में लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा। तो अमाउंट देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर एक ही बात है, यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 एंड 30,000 S1 एंड S2 में। तो वो हम लोग यहाँ पे 20,000 एंड 30,000 ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या खर्चा है देखना है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, अब देखो ये इनडायरेक्ट लेबर जो है ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट इन नेचर है। तो फिर ये हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में लिखेंगे। तो क्या अमाउंट है देखो, 40,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग को लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट इन नेचर है। ठीक है, सो हम लोग, ओहो मैंने यहाँ पे, अच्छा मेरे को थोड़ा सजा के लिखना है यहाँ पे, एक सेकेंड। अच्छा, एक मिनट। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, बेसिस में हम लोग को लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में। और टोटल में इन दोनों को प्लस करो आप लोग, टोटल में
प्लस करके जितना आ रहा है 40 और 60 को प्लस करने से 1 लाख आता है, उसे लिखना है। फिर हम लोगों ने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारा 20 एंड 30 टोटल 50,000 है। ठीक है, ये भी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों डायरेक्ट लिखेंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एलोकेट करने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। तीसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर जो है ये भी हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो है एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे लिए ये बांटा हुआ है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इनडायरेक्ट लेबर 40,000 20 20 20। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 40, देन 20 20 एंड 20, ये सब में लिखना है। क्यों लिखा मैंने सब में? क्यों मैंने ऊपर में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जैसा इसे नहीं ट्रीट किया? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ओवरहेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम लोग कंसीडर करते हैं, तो सब में आएगा। सो टोटल करना है 20 इंटू 3 इज 60 प्लस 40 1 लाख, तो ये भी 1 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, सो वापस यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, ये भी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या क्या फिगर्स है देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 20,000 5,000 एंड 5,000। ठीक है, सो 20 20 5 5 ये सारा दिया हुआ है, तो हम लोग वापस से यहाँ पे 20 20 5 एंड 5। ठीक है, तो टोटल मेरा यहाँ 40 एंड 10 हो गया मेरा 50,000। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये अपोर्शन्ड थे, हमको बांटना ही नहीं पड़ा। ठीक है, हमको बांटना ही नहीं पड़ा। अभी मैं एक छोटा सा करके यहां पे लिखता हूं, अपोर्शन्ड ओवरहेड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसे बांटा नहीं गया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसे हमें लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे फैक्ट्री रेंट, अच्छा ऊपर में वैल्यू ऑफ मशीन जो है ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने में यूज आएगा। एरिया स्क्वायर मीटर जो है ये रेंट में यूज आएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी यूज आएगा। ये सारे खर्चे नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है जिसे हम लोग यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फैक्ट्री रेंट 40,000 रुपीज दिया हुआ है। ये फैक्ट्री रेंट जो है यहाँ पे अपोर्शन्ड नहीं है, इसे बांटना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्ट्री रेंट। ठीक है, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, किस बेसिस में डिवाइड करूंगा मैं? यहां पे मैं लिखूंगा एरिया। ठीक है, एरिया के बेसिस पे मैं डिवाइड करूंगा। और एरिया का मेरा बेसिस क्या है एक बार देखता हूं मैं क्वेश्चन में। एरिया का देखो यहाँ पे 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर फॉर P2, 500 फॉर S1 एंड 500 फॉर S2। सो अगर इसको रेशियो में आप डिवाइड करो तो क्या रेशियो आता है? 10:20:5:5 है ना। तो मैं ये रेशियो लिख दूंगा यहाँ पे, ये रेशियो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10:20:5:5। सो ये मैं रेशियो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसे जब मैं डिवाइड करूंगा क्या होगा रेशियो? तो 40,000 डिवाइडेड बाई 40 है ना, ये टोटल 40 है। 10 प्लस 20 30 प्लस 5 35 प्लस 5 40, तो टोटल 40 हो गया। तो इसका डिवाइड करने का तरीका क्या है? 40,000 डिवाइडेड बाई 40
मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हमें मिलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का। वापस 40,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो हमें सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का मिलेगा। ठीक है, मैं एक कैलकुलेशन यहाँ पे तुम लोग के लिए लिख भी देता हूँ। 40 इंटू 10/40, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का, जो हमारे लिए कितना आएगा 10,000। ठीक है, वापस ये 40 इंटू 20/40, सो अगेन दिस विल कम 20,000। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे 40 इंटू 5/40 एंड ये भी डू, है ना, सेम चीज़ आएगा। तो ये आ गया मेरा 5,000 और ये भी मेरा आ गया 5,000। ठीक है, आई होप समझ में आया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या खर्चा दिया हुआ है, देखो, इंश्योरेंस ऑफ मशीन 1,00,000 रुपया। ये इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो है ये मेरा वैल्यू ऑफ मशीन पे डिवाइड होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 1,00,000 5,00,000 है, देन 4,00,000, देन 60,000, देन 40,000। सो ये जो रेशियो है, मतलब क्या हो गया, आप लोग यहाँ पे जो जीरोज हैं, जीरोज जो हैं ये जीरोज को ये जीरोस को आप काटो, कितना होता है, कॉमन जीरोस कितने हैं यहाँ पे, 4 जीरो है ना, ये 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस को आप काट दो तो कितना हो गया 50:40:6:4। देखो वापस से 4 जीरो जो कॉमन है, 60,000 40,000 सबसे कम यही है ना, तो मैं इनको काट दिया, इनको मैं इनसे काट दिया, तो ये अगर मैं काटता हूँ यहाँ तक तो ये 40 बचा, इसका 50 बचेगा। ठीक है, तो 50:40:66:4, तो 50:40:6:4। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस ऑफ मशीन। ठीक है, रेशियो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, और हमारा रेशियो क्या है, हम लोगों ने अभी देखा 50:40:6:4। सो दिस इज द रेशियो जो हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, हमारा टोटल अमाउंट कितना है, हमारा टोटल अमाउंट कितना है, हमारा टोटल अमाउंट जो है इंश्योरेंस ऑफ मशीन, वो हमारा देखो यहाँ पे 1,00,000 रुपया दिया हुआ है ना, ये 1,00,000 रुपीज़ दिया हुआ है। सो ये 1,00,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे टोटल में लिखेंगे, और ये 1,00,000 को हम लोग को डिवाइड करना है इस रेशियो में 50:40:6:4। तो 50 + 40 90 + 6 96 एंड 4 100, तो टोटल 100 हो गया है ना। सो हमारा कैलकुलेशन मैं एक एक करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक का दिखा देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। 1,00,000 इंटू 50/100। ठीक है, इसके लिए मल्टीप्लाई ऐसे होगा, इसके लिए होगा 40/100। ठीक है, इसके लिए होगा, अच्छा मैं 1,00,000 भी ऐसे लिख देता हूँ, 1,00,000। ठीक है, इसके लिए 1,00,000 इंटू 6/100, इसके लिए 1,00,000 इंटू 4/100। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी डिवाइडिंग दी अमाउंट्स। सो कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने से हमारा ये सारा अमाउंट्स आएगा 50:40, this is 6,000 and this is 4,000। ठीक है,
अभी हमारा नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन। हमारा नेक्स्ट क्या है? डेप्रीसिएशन। याद रखो डेप्रीसिएशन भी वैल्यू ऑफ मशीन में ही डिपेंड करता है। सो अमाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, जिसे हम लोग वापस से वैल्यू ऑफ मशीन का जो रेशियो है 50:40:6:4 इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। और डेप्रीसिएशन पे वापस यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन सेम है, तो मैं यहाँ पे एरो एरो डाल दिया, ठीक है। एंड अमाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 lakhs। जो रेशियो है वो सेम है। सो रेशियो हमारा यहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेशन तुम लोग के लिए लिख दूँ, 2 लाख इंटू 50/100, 2 लाख इंटू 40/100, ठीक है। देन अगेन 2 लाख इंटू 6/100 एंड देन 2 लाख इंटू 4/100। सो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस को आप कैलकुलेट करो और करके लिखो, तो आपको यहाँ पे अमाउंट्स जो है वो मिलेंगे 1 लाख, देन 80,000, देन 12,000 and 8,000. So these are the figures that we will get after calculation. Depreciation हो गया हमारा। अभी हमारा क्या है? कैंटीन एक्सपेंसेस। देखो सबसे अंत में हमारा यहाँ पे कैंटीन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000 रुपीज़, ठीक है। 20,000 रुपीज़ हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? कैंटीन एक्सपेंसेस जो है वो अपोर्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का हमारा रेशियो यहाँ पे देखो 40:30, ठीक है, /20, देन 10, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स हमारे दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में डिवाइड होगा कैंटीन एक्सपेंस। तो कैंटीन एक्सपेंस मेरा 20 है। द रेशियो विल बी 40:30:20:10 और 4:3:2:1, जो भी आपको सुविधा लगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है। हमारा यहाँ पे बेसिस जो है वो आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। रेशियो हमारा यहाँ पे आ रहा है 40:30:20:10। आप लोग सब लोग हो ना? वेरी गुड। अच्छा, अभी हमारा टोटल अमाउंट जो है वो हमारा 20,000 है, ठीक है। 20,000 है। तो 20,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना होता है? 40 + 30 70 90 100, है ना। सो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 20,000 इंटू 40/100, देन अगेन 20,000 इंटू 30/100, then again 20,000 into 20/100 and again 20,000 into 10/100, ठीक है। so these are the amounts that we are getting. so ये कैलकुलेशन करने से we will be getting the figures as 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है। अच्छा, अभी सारे एक्सपेंसेस को देखो। ऑल दी एक्सपेंसेस वी हैव एलोकेटेड। कैंटीन एक्सपेंसेस तक ही था और कुछ है ही नहीं। नीचे का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, वो भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ तक हमारा हो गया है ना, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारा काम क्या है?
हमारा काम है ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं कहाँ से, अगर मैं अब ये जूम आउट करूँ तो देखो तुम लोग को दिखेगा ये मेरा टोटल स्टेटमेंट तैयार हुआ। यहाँ पे ये जो भी खर्चे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सबको हमें टोटल करना है, सबको इकट्ठा। ठीक है, सो हम लोग एक एक करके करेंगे। सो सबसे पहले हमारा काम है, सबसे देखो क्या करना है, सबसे पहले तो ये सारे को प्लस करने हैं। ठीक है, सबको प्लस कर रहा हूँ, सबको सबको ऐसे प्लस करने से टोटल क्या आ रहा है, हमारा टोटल आ रहा है 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, then again 50,000 plus 40,000, 1 lakh, 2 lakh and 20,000. We are getting 6 lakh and 60,000. ठीक है, ये टोटल वाला फिगर आ गया मेरा। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 40,000 प्लस ये 40 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 8,000। ठीक है, वी आर गेटिंग 2,28,000। नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 6। ठीक है, वी आर गेटिंग टोटल में 1,86,000। Now, service department 140 plus 20 plus 20 plus 5 plus 5 plus 6 plus 12 plus 4,000। ठीक है, we are getting 1,12,000। Now, सर्विस डिपार्टमेंट 2 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8,000 प्लस 2,000। वी आर गेटिंग 1,34,000। तो ये हमारा सबका टोटल आ गया। तो ये मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट इस तरह से बनता है। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट इस तरह से बनता है। ठीक है, तुम लोग सब लोग इसको लिख लो। ठीक है, ये सब लोग तुम लोग को इसे अच्छा से लिखना है, अच्छा से समझना है क्या हुआ नहीं हुआ। अब हमारा काम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलम्स इसके क्या क्या बनेंगे, पर्टिकुलर्स, P1 P2 S1 S2। ठीक है, सो ये सारे कॉलम्स हम लोग को यहाँ पे बनाने हैं। टोटल कॉस्ट, सबसे पहले आइटम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या, ब्रैकेट में लिखो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट PDS। तो देखो ऊपर में यहाँ पे ही पता चलेगा 2,28,000, 1,86,000, 1,12,000, 1,34,000। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी रिटन हियर। जिस तरह से लिखा हुआ है जस्ट कॉपी कर लो। 2,28,000, देन 1,86,000, 1,12,000, 1,34,000।
ठीक है, 1,34,000। सो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी हम लोग वापस क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि S1 और S2, P1 एंड P2, यहाँ पे इस तरह से कॉलम दिया हुआ है। देखो S1 का जो भी खर्चा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एब्जॉर्ब करेगा 60% और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 एब्जॉर्ब करेगा 40%। उसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है वो P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 70% एंड 30% के रेशियो में। ठीक है, 70% और 30% के रेशियो में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ S1। ठीक है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ S1 क्या रेशियो है, क्या रेशियो है, वापस चलते हैं। S1 60% 40%, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60% इज टू 40%। ठीक है, तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट 1 में जाते हैं, ये रहा सर्विस डिपार्टमेंट 1। तो इसका टोटल खर्चा कितना है, 1,12,000। तो इसको हटा दो यहाँ से, मतलब ये 1,12,000 का जो भी खर्चा है ये खर्चा यहाँ से माइनस हो गया और ये कहाँ पे चला गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं 1,12,000 इंटू 60%, एंड ये लिख सकते हैं हम लोग 1,12,000 इंटू 40%। ठीक है, सो ये मेरा अमाउंट आ रहा है 67,200 एंड ये आ रहा है मेरा 44,800। ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ S2। ठीक है, क्या रेशियो है, देखो यहाँ पे S2 का है 70% और 30%। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 70% इज टू 30%। ठीक है, सो मेरा सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा कितना है, देखो यहाँ पे 1,34,000। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे, यहाँ पे 1,34,000 माइनस कर दूंगा उसको। ठीक है, तो ये भी मेरा ख़त्म हो गया और यहाँ पे छोटा छोटा ब्रैकेट डाल के मैं लिखूँगा 1,34,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में इंटू 70% एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 1,34,000 इंटू 30%। ठीक है, सो ये अमाउंट मेरा आ रहा है यहाँ पे 93,800 और ये यहाँ पे आ रहा है 40,200। ठीक है, अभी मेरे को टोटल करना है ये भी। ठीक है, सो 2,28,000 प्लस 67,200 प्लस 93,800। ठीक है, ये 3,89,000 और 1,86,000 प्लस 44 प्लस 40,200 वी आर गेटिंग 2,71,000। सो ये टोटल मेरा आ गया दोनों का। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, देखो यहाँ पे नील आ गया, इन दोनों को भी अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे नील आ गया। तो मेरा पर्पस यहाँ पे है कि सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के बाद। तो जो भी खर्चा है ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है कि जब भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो वो जो प्रोडक्ट है उसका टोटल कॉस्ट, अगर कोई फैक्ट्री में नमकीन भी खाया है या चाय भी पिया है तो उसका भी खर्चा जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में दिखना चाहिए। तो इसीलिए ओवरहेड क्या करता है कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एब्जॉर्ब करता है, सो दैट कि जो खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, दैट विल बी शोन इन एन एक्यूमुलेटेड मैनर इन वन प्लेस। ठीक है, सो हम लोगों ने किया क्या अभी, ये मैं अगर
तुम लोग को जूम आउट करके दिखाओ यहाँ पे, ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और ऊपर में ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को यूजुअली पूछा जाता है, ठीक है, यूजुअली पूछा। बहुत छोटा हो गया, नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को ये सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है। अभी हम लोग का काम क्या है, अभी हम लोग का काम क्या है, मैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है, वो करना है तुम लोग को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सेम टाइप का है, वो भी करना है। यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोग को कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करना है खुद से, 3 मैं करा दूंगा। 3 कराने के पहले, अच्छा, ये यहाँ तक ही करो आज, ठीक है, अभी यहीं तक करो। हाँ, मैं चलो, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक बार पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। द डेटा रिलेटिंग टू द पीरियड आर एज अंडर। यहाँ पर भी 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2। हेलो मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अ कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, P1 P2 S1 S2। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स ये सारे दिए हुए यहाँ पे। द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो ये क्या है ना, यहाँ पे देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन नहीं, प्राइमरी में तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन में नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारा यहाँ पे काम है, हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट भी बनाना है। तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट दोनों ही बनाएंगे। यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे मैं दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। तो एक बार देखते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले काम है, ये मैं चलो, सो ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग 3 का कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। सेम टाइप का होगा हमारा, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, P1 P2 S1 एंड S2। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स के डिटेल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग वापस जाते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स एंड देन डायरेक्ट लेबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। बेसिस में हम लोग लिखेंगे वापस डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। टोटल में हम लोग लिखेंगे अमाउंट। यहाँ पे देखो P1 P2 S1 S2 सबका दिया हुआ है, तो हम लोग P1 और P2 में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं लिखते हैं। मैंने पीछे पहले ही बताया था, नहीं लिखते हैं हम लोग, खाली S1 और S2 का लिखेंगे, 10,000 एंड 20,000। सो ये यहाँ पे S1 में 10,000 और S2 में
20,000। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। ये टोटल हमारा 30,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 30,000 आ गया। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ये भी हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखेंगे, खाली सर्विस डिपार्टमेंट में लिखेंगे। 20 एंड 10,000। ठीक है, 20 एंड 10,000, तो 20,000 एंड 10,000 ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। ये भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, और ये अमाउंट भी हमारा 30,000 है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अब आगे में हम लोग का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ओवरहेड्स लिखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा डायरेक्ट है। सारा एक्सपेंसेस यहाँ दिया ही हुआ है, क्या क्या है, 80, 50, 30 एंड 20,000। सो 80, 50, 30 एंड 20,000, ये सारा हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, टोटल कितना हो गया, 8, 5, 8 + 5 13, 1,30,000, 1,30,000, 1,60,000, 1,80,000। तो ये टोटल कॉलम में 1,80,000 हम लोग को लिख देना है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया, 80,000 P1 में, P2 में 50, ये हमारा आ रहा है 60 एंड ये हमारा 50। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना, ये भी हम लोग का सेम तरह से ही हम लोग फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये मेरा पर्टिकुलर्स। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट ही मैं चलाता हूँ यहाँ पे, P1, P2, S1 एंड S2, फटाफट करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, PDS, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट। तो हमारा क्या है टोटल कॉस्ट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में 80, 50, 60 एंड 50। सो लिख दो ये अमाउंट्स, 80, 50, 60 एंड अगेन 50,000। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में देखो S1, P1, P2 50-50 दिया हुआ है, और S2 का दिया हुआ है P1, P2, S1 तीनों में 60, 20, 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है वो अपना एक्सपेंसेस जो है वो अपोर्शन करवा रहा है। P1, P2 में तो करवा ही रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो हो ही रहा है, लेकिन वो सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। और सर्विस डिपार्टमेंट 1 क्या कर रहा है, वो अपना सारा खर्चा P1 और P2 को ही दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है कि एक डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी अपना सर्विस दे रहा है, प्लस वो प्रोडक्शन को भी दे रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग पहले अपोर्शन करेंगे S2 को, क्योंकि S2 S1 को भी दे रहा है। ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग S2 का खर्चा को पहले अपोर्शन करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे लिखना है री सॉरी री अपोर्शनमेंट ऑफ S2। ठीक है, क्या रेशियो में होगा? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60-20-20। ठीक है, 60:20:20। इस रेशियो में जो एक्सपेंस है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे S2 में जाएंगे। S2 का ये जो 50,000 है उसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे, सो दैट कि ये जो खर्चा है ये पूरा अपोर्शन कर सके P1, P2 और S1 में। तो हमारा 6:2:2 के रेशियो में ये डिवाइड होगा। ठीक है, सो हम लोग इस रेशियो में 50 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा आ रहा है 30,000 फॉर P1। ठीक है, 50,000 का 60% हो गया 30,000, 50,000 का 20%, 5 2 10, 10,000, एंड अगेन S2 में भी 10,000, तो ये S1 में भी 10,000। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे री अपोर्शनमेंट ऑफ S1। ठीक है, क्या है? S1 का टोटल खर्चा देखो कितना हो गया, 60 और 10, 60 और 10 70 होता है, तो ये 70,000 को नेगेटिव पकड़ लो। ठीक है, अब ये 70,000 को तुमको बांटना है, तो किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है 50-50, P1 50, S1 50, तो 50:50। समझ में आया ना मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? मैं ये पार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पार्ट दिखा रहा हूँ 50-50 P1 और P2 के बीच में। S2 ने अपना खर्चा इस तरह से डिवाइड किया। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 50-50 मतलब ये 35,000 और ये भी 35,000, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग अब इसको टोटल करेंगे। ये दोनों तो हमारा नील नील हो गया है ना, ये हमारा नील नील हो गया, और बाकी ये हमारा बचा कितना? 50 + 10 + 35, 50 + 10 + 35, वी आर गेटिंग टोटल में 95,000। और ये हमारा यहाँ पे 80 + 30 + 35, तो ये हो गया मेरा 1,45,000। सो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, सो इट वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट सम, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेटमेंट है, या फिर अगर मैं कहूँ तुमको मेथड जो है, वो 3 तरह का होता है। ठीक है, वो 3 तरह का होता है। क्या क्या? पहला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो हम लोगों ने अभी तक किया, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, इसके बाद स्टेप मेथड, ये हम लोग सीखेंगे, या फिर इसको हम लोग कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड।
और थर्ड जो है हमारा वो होता है हमारा रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड जो है इसका वापस से दो मेथड होता है। पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी यहाँ पे क्या है, हम लोग को थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक एक करके मेथड के बारे में बता देता हूँ तुम लोग को। ये जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया तुम लोग को, है ना, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड, ठीक है। और इसको भी सर्कल कर देते हैं सो दैट कि ये भी मैच करे। अच्छा, सो ये सारे मेथड्स हम लोगों ने देखा, मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, हाँ, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड the cost of a service department, cost of service department can be allocated to only production department and not to another सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ये हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस डिपार्टमेंट अपना एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये हम लोग का पहला नंबर हो गया। दूसरा जो है हमारा वो है अंडर स्टेप मेथड, ठीक है। सो ये अंडर स्टेप मेथड, स्टेप मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है ना, स्टेयर्स। तो स्टेप मेथड क्या है, वन सर्विस डिपार्टमेंट कैन allocate its cost to another service department, but latter cannot reallocate cost to the former। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब है कि स्टेप मेथड में क्या होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपना खर्चा एलोकेट कर सकता है, लेकिन दूसरा वाला सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले को रीएलोकेट नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया ना, अभी 2 मिनट पहले, वो हमारा स्टेप मेथड था।
ये जो है हमारा, ये हमारा स्टेप मेथड था। इसमें देखो क्या हुआ कि ये देखो ये सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, ये देखो ये एक सीढ़ी जैसा लग रहा है कि अगर उल्टा देखो तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि S2 ने S1 को अपना खर्चा दिया, लेकिन S1 ने S2 को नहीं दिया। वापस से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है, ये है हमारा P1, ये हमारा, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है और ये मेरा S1 है। लेकिन यहाँ पे देखो ये P1 और ये P2 है। मतलब क्या है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने अपना खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट 1 को दिया, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने 2 को नहीं दिया। मतलब यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो भी यही है कि अंडर स्टेप मेथड वन सर्विस डिपार्टमेंट कैन एलोकेट इट्स कॉस्ट टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट बट लैटर कैन नॉट री एलोकेट कॉस्ट टू द फॉर्मर। मतलब पहले वाले को वो अपना खर्चा नहीं दे सकता, ठीक है, पहले वाले को अपना खर्चा नहीं दे सकता। मतलब दैट इज, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, S1 टू S1 टू सपोज P1 P2 एंड S2 टू P1 P2, इस तरह से अगर देखो तो, ठीक है। हाँ, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में क्या है, बोथ दी service department both the service department will allocate their cost to each other। मतलब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा एक दूसरे को देंगे। मतलब S1 टू S2, S2 टू S1, ठीक है। S1 अपना खर्चा S2 को देगा, S2 अपना खर्चा S1 को देगा, ठीक है। मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, तुम लोग को थोड़ा सा इजी लगेगा। क्या है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X and Y and 3 सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर, टाइम कीपिंग एंड मेंटेनेंस। द डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन समरी शोड द फॉलोइंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X और Y 24,000 16,000, और सर्विस डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर, टाइम कीपिंग एंड मेंटेनेंस 5,000 4,000 3,000। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस डिपार्टमेंट वॉज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने X और Y में, अच्छा तुम अभी ज्वाइन किया, ठीक है, देखो समझ में आता है कि नहीं। अच्छा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ X Y का दिया हुआ है यहाँ पे, स्टोर, टाइम कीपिंग एंड मेंटेनेंस का दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन दिया हुआ है 20 फॉर X एंड Y, एंड मेंटेनेंस का दिया हुआ है 6, मशीन आवर्स दिया हुआ है 2400 1600। ये क्या है क्या चीज़, वापस मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग जब ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या है कि X प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, Y प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन दोनों का एक्सपेंडिचर टोटल दिया हुआ है 24,000 एंड 16,000। सर्विस डिपार्टमेंट में क्या क्या है, स्टोर, टाइम कीपिंग, मेंटेनेंस 5,000 4,000 3,000। मतलब अगर हिसाब से बोला जाए तो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है। तो अगर जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग एक बार अच्छा से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी दिया हुआ है वो हम लोग एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, हम लोग 4 कर रहे हैं, लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट यहाँ पे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन कम्स
एक्स वाई, ठीक है, एंड देन स्टोर टाइम कीपिंग and then maintenance. These are the number of or name of service departments which are given. ठीक है, ये सारे हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइडेड है. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. तो 24,000 एक्स का, 16,000 वाई का, सो ये 24,000, 16,000, आगे बढ़ते हैं, 5,000 स्टोर्स, टाइम कीपिंग 4,000, मेंटेनेंस 3,000. सो 5, 4 एंड 3. सो 5,000, 4,000 एंड 3,000. सो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है. वी हैव जस्ट कॉपीड द इंफॉर्मेशन. ठीक है. अच्छा, अभी क्या करना है, अभी देखते हैं, अभी चलते हैं. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये जो टाइम कीपिंग, जो इंफॉर्मेशन, टाइम कीपिंग जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है आपका सैलरी वाला डिपार्टमेंट. कौन वर्कर कितने टाइम के लिए फैक्ट्री में आ रहा है और किस बेसिस में उसको सैलरी पेमेंट किया जाएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. स्टोर्स दिया हुआ है. स्टोर का मतलब हो गया कि हम लोग जब भी सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो स्टोर में आता है. मेंटेनेंस का मतलब हो गया जब भी मशीन को मेंटेन करते हैं. सो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब हो गया, ये टाइम कीपिंग को बताया जा रहा है कि टाइम कीपिंग अपना सर्विस किस किस डिपार्टमेंट को दे रहा है. सो टाइम कीपिंग और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर गिविंग देयर सर्विसेज टू एक्स वाई स्टोर्स एंड मेंटेनेंस. अगेन लेट मी टेल यू अगेन, टाइम कीपिंग जो है इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. जैसे इसके बाद वाला लाइन जो है, नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, मतलब स्टोर में रॉ मटेरियल वगैरह या जो भी सामान लगेगा वो कब कब कितना कितना खरीदेंगे. सो इट इज़ एब्सोल्युटली रिलेटेड टू स्टोर्स. तो स्टोर्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना सर्विस किस किस को दिया, तो स्टोर ने अपना सर्विस दिया, एक्स को दिया, वाई को दिया और मेंटेनेंस को दिया. मशीन आवर्स हो गया रिलेटेड टू मेंटेनेंस. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपना सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई को ही दिया. सो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर टाइम कीपिंग जो है वो अपना सर्विस दे रहा है एक्स वाई स्टोर्स एंड मेंटेनेंस. तो सबको दे रहा है अपने आप को छोड़ के. देन नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन या स्टोर सबको नहीं दे रहा है, एक्स वाई को तो दे ही रहा है अपना सर्विस, और सर्विस डिपार्टमेंट में खाली मेंटेनेंस को दे रहा है, और मेंटेनेंस जो है अपना सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स को और वाई को. तो हमारा यहाँ पे काम क्या है, हम लोग जब रीअपोर्शनमेंट करेंगे हम लोग देखेंगे ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट में से सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो अपना सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर रहा है. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो टाइम कीपिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, ये जो है ये अपना सर्विस एक्स को दे रहा है, वाई को दे रहा है, ठीक है, स्टोर्स को दे रहा है और मेंटेनेंस को दे रहा है. तो बहुत सारा डिपार्टमेंट को दे रहा है. तो हम लोग का काम है सबसे पहले उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस को रीअपोर्शन करना है जो अपना खर्चा मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करता है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइम कीपिंग, टी के. रेशियो क्या होगा, रेशियो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 40, 30, ठीक है, 20 एंड 10. 40, 30, 20 एंड 10. तो यहाँ पे लिखेंगे 40:30:20:20 डैश कर देता हूँ मैं ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, 10, मतलब
कितना सारा डिपार्टमेंट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 में से खाली 4 को ही दिया जा रहा है। तो टोटल खर्चा कितना टाइम कीपिंग का, हम लोग जाएंगे टाइम कीपिंग में। वी विल डू इट इन द सेम मैनर जैसे कर रहे थे हम लोग पहले। 4000 को नेगेटिव करेंगे और फिर ये 4000 को हम लोग 4:3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 4 + 3 7 8 9 10, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग टू 4 4 ज़ा 16, राइट। तो 1600। तो ये पहला वाला आ गया 1600, दूसरा वाला आ गया 3 4 ज़ा 12 1200, 1200, 800 एंड देन 400, ठीक है। तो ये सारा अमाउंट्स मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, अभी ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है उस टाइम कीपिंग के बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में अपना खर्चा को अपोर्शन करवा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टोर है वो एक्स और वाई को भी दे रहा है और मेंटेनेंस को भी दे रहा है, 24:20:6। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे हम लोग अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टोर्स, ठीक है। हमारा रेशियो क्या होगा, 24:20:6, ठीक है। सो हम लोग जाएंगे अपने मेंटेनेंस वाले डिपार्टमेंट के पास, है ना। हमारा मेंटेनेंस, सॉरी, स्टोर्स में जाएंगे। स्टोर्स में हमारा हम लोग स्टोर वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे। स्टोर में हमारा कितना खर्चा है, 5800। सो ये 5800 वी विल राइट इट हियर, ठीक है। इसको नेगेटिव करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड दिस 5800 इनटू एक्स वाई एंड मेंटेनेंस इन द रेशियो 24:20:6, ठीक है। 20 20 40 40 50, ठीक है। सो ये हमारा आ रहा है पहला वाला कैलकुलेट करने से 5800 डिवाइडेड बाई 50 × 24, वी आर गेटिंग 2784, ठीक है। ये आ रहा है मेरा 20/50 × 5800, वी आर गेटिंग 2320, ठीक है। कि टाइम कीपिंग में नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, देखो टाइम कीपिंग में है भी नहीं, है ना। टाइम कीपिंग में नहीं है, टाइम कीपिंग में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस में जाएंगे, मेंटेनेंस में ही लास्ट देंगे 6/50 × 5800, वी आर गेटिंग 696, ठीक है। तो ये सारा हम लोग को मिल गया। अच्छा, अभी हम लोग वापस क्वेश्चन में जाएंगे। लास्ट हमारा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मेंटेनेंस अपना सर्विस या फिर मशीन आवर्स अपना सर्विस दे रहा है एक्स को और वाई को, और किसी को नहीं दे रहा है, राइट, और किसी को नहीं दे रहा है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। रेशियो होगा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 24:16, है ना, 24:16, 24:16। अभी हम लोग जाएंगे इसमें मेंटेनेंस में जाएंगे। 3000 + 400 + 696, वी आर गेटिंग टोटल में 4096, राइट। तो इसको नेगेटिव कर दो, 4096, ठीक है। सर मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था। तुमको कौन रिमूव कर सकता है? पता नहीं सर।
अरे वो वैसे भी अभी क्लास ख़त्म ही होने वाला है, नो प्रॉब्लम। तुम देखो, जितना देख सकते हो देखो। हाँ, अच्छा, 4096 आ गया। 4096 को हम लोग ये क्या बोलते हैं, 24:16 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। वी आर गेटिंग 2458 एंड 1638। ठीक है, कैसे हुआ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे मशीन आवर्स में 2400 और 1600, और कहीं पे डैश है, सब में डैश है। ठीक है, तो खाली 24:16 के रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे 2458 एंड 1638। सो अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, हम लोग इसको टोटल करेंगे। ये हमारा नील आ गया, ये भी हमारा नील आ गया, ये भी हमारा नील आ गया, देखो है ना। 5800 है, इससे अगर हम लोग ये 5800 को माइनस करें तो ज़ीरो आ गया, 4000 से 4000 ज़ीरो आ गया, एंड 4096 इसका टोटल 4096 है। 4096 को 4096 माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अभी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और वाई, इन दोनों का सारा एक्सपेंस को हम लोग को टोटल करना है। तो 24,000 प्लस 1600 प्लस 2784 प्लस 2458, वी आर गेटिंग टोटल 30,842। ठीक है, सिमिलरली इसका भी हम लोग सारा टोटल करेंगे। 16,000 प्लस 1200 प्लस 2320 प्लस 1638, वी आर गेटिंग इन टोटल 21158। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या। मैं वापस एक बार यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ। हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्स और वाई, इसका खर्चा दिया हुआ है 24,000 एंड 16,000, टोटल 40,000। और यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स है, टाइम कीपिंग है, मेंटेनेंस है, इनका खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, 4,000 एंड 3,000, टोटल है मेरा 12,000। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना जो भी एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से वो अपोर्शन करेगा। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रिलेटेड है टाइम कीपिंग से, टाइम कीपिंग मतलब होता है ऐसा डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि कौन से एम्प्लॉय कितने टाइम के लिए ऑफिस में आया, वो लेट किया कि नहीं लेट किया, वो ओवर टाइम किया कि नहीं किया, उस हिसाब से उसको सैलरी मिलता है। सो टाइम कीपिंग जो है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर में डिपेंड करेगा। मतलब क्या है कि टाइम कीपिंग का जो भी खर्चा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं टाइम कीपिंग का खर्चा है 4,000 रुपीज़, तो ये 4,000 जो है वो अपोर्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसका रेशियो है 4:3:2। टाइम कीपिंग में नहीं है और मेंटेनेंस में 10। उसी तरह से स्टोर्स रिक्विजिशन जो है, ये है आपका स्टोर्स जो डिपार्टमेंट है उससे डिपेंड करता है, तो वो अपना सर्विस दे रहा है एक्स को, वाई को और मेंटेनेंस को 24, 26 एंड मशीन आवर्स जो कि रिलेटेड है आपका मेंटेनेंस से, अपना सर्विस दे रहा है वो एक्स और वाई को। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खाली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट पहले बनाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में हम लोग को खर्चा दिया हुआ था, क्या खर्चा दिया हुआ था कि सारे जो ये डिपार्टमेंट्स हैं एक्स वाई स्टोर टाइम कीपिंग मेंटेनेंस, सबका जो जो अमाउंट है 24, 16, 5, 4, 3, ये सारा अमाउंट्स को हम लोगों ने पहले तो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 24,000, 6,000, 16,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000 हम लोगों ने पहले लिख लिया कॉस्ट एज पर पीडीएस। पीडीएस मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। अभी हमारा काम क्या है, हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स को अपना सर्विस दे रहा है। तो जब हम लोग फॉलो करते हैं क्वेश्चन तो हमें दिखता है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसका प्रेजेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में है। मतलब क्या है कि टाइम कीपिंग जो है वो अपना सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, एक्स को प्रोवाइड कर रहा है, वाई को दे रहा है, स्टोर्स को दे रहा है और मेंटेनेंस को दे रहा है। तो उसका जो भी खर्चा है 4,000 का,
वो पहले हम लोग अपोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उस डिपार्टमेंट का खर्चा आएगा जो डिपार्टमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे री अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइम कीपिंग क्या रेशियो होगा, दिया हुआ था 40 30 20 एंड 10, ठीक है। सो 4000 जो है उसको हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो 4000 को 4:3:2:10:1 इस रेशियो में करेंगे तो वी आर गेटिंग 1600 1200 800 एंड 400, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो टाइम कीपिंग के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टाइम कीपिंग तो सबसे ज़्यादा कर रहा है, सेकंड नंबर में कौन है? तो सेकंड नंबर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टोर्स है। स्टोर्स दे रहा है अपना नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन देखो एक्स वाई और मेंटेनेंस में 6 है, ठीक है। तो मतलब x इज टू वाई इज टू मेंटेनेंस, सो 24:20:6, 24:20:6। तो यहाँ पे हम लोग 24:20:6 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 278423। ये कैसे हुआ वापस बताता हूँ। स्टोर जो है, स्टोर का देखो यहाँ पे 800 भी था तो इन दोनों को पहले प्लस करना है, 5000 प्लस 800 तो वी आर गेटिंग 5800। 5800 को हम लोग अब डिवाइड करेंगे इन दिस रेशियो 24:20:6, वी आर गेटिंग 2784 एंड 2320, दैट्स इट, ठीक है। एंड मेंटेनेंस में 696, मेंटेनेंस में 696। अब हमारे लिए बच गया खाली मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस मतलब हो गया आपका मशीन आवर वाला डिपार्टमेंट। तो मशीन आवर जो है वो अपना सर्विस खाली प्रोवाइड कर रहा है एक्स और वाई को, ठीक है। एक्स और वाई को प्रोवाइड कर रहा है तो एक्स और वाई के यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाएंगे, टोटल करेंगे पहले कि मेंटेनेंस का कितना खर्चा है। 3000 प्लस 400 प्लस 696, इन तीनों को जोड़ो तो 4096 आ रहा है। 4096 को हम लोग डिवाइड करेंगे 24:16 एक्स इज टू वाई के रेशियो में, तो ये हमारा अमाउंट्स आ गया। टोटल करेंगे हमारा यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट भी हमको मिल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड हैव डन इट। अच्छा सर कैलकुलेशन तो समझ में आया सर, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया। आपने जो पहले कहा ना सर, पहले टाइम कीपिंग जो है वो है, उसके बाद स्टोर, उसके बाद मेंटेनेंस का, तो ये वाला थोड़ा सर क्लियर कर दीजिए। जो पहले टाइम कीपिंग कैसे हुआ, फिर स्टोर और फिर मेंटेनेंस।